नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई अहम मुद्दों पर सरकार की राय जाहिर की। उन्होंने विपक्ष के तमाम आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि देश में सत्ता और विपक्ष कैसे एक साथ मिलकर देश को आगे ले जा सकते हैं और आम जन की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी खास तौर पर आह्वान किया। तो देश देशांतर में आज समझेंगे कि असल में जिन मुद्दों का जिक्र विपक्ष ने किया, उनका किस तरीके से सरकार की ओर से जवाब आया और प्रधानमंत्री ने जिन अहम मुद्दों जैसे मेक इन इंडिया, इसके अलावा अगर बात करें कुछ खास योजनाओं का जिक्र हुआ है, उससे कैसे लाभ मिला, और साथ ही ईवीएम से लेकर लोकतांत्रिक चुनाव की जो प्रणाली है उसको लेकर जो बातें कही हैं, उसके बारे में किस तरीके से विपक्ष उसे देखता है और सरकार का नजरिया क्या है। हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में हैं। रामकृपाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत है। रोशन गौर जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही शरद गुप्ता जी हैं, आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगा रामकृपाल जी, जिस तरीके से इस धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष का चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में जब आज कई अहम मसलों पर अलग अलग दलों की ओर से आरोप लगाए गए, कई बातों का जिक्र किया गया, और ओवरऑल अगर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन को देखें, उनके जवाब को सुने, क्या बड़ी चीज़ें, अगर मैं कहूं कि 5 बड़ी चीज़ें जिनका जिक्र वो कर रहे हैं आगे ले जाने के लिए देश को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि ये 2014 के बाद दूसरी जीत है और जो चुनाव परिणाम 23 को आए हैं, उससे इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ये जरूर देखेंगी कि हमारी समझ में चूक कहाँ हुई और यथार्थ क्या है। लेकिन जो शुरू में बहस चली है और जिस तरह से सारा भाषण दिए गए और जो मोदी जी ने जवाब दिया है, उससे लग रहा ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो हम सच्चाई को जानते हुए भी एक ऐसा चेहरा जनता के सामने रखना चाहते हैं जैसे कि बिल्कुल अलग है, या फिर जो मोदी जी ने, याद होगा आपको कि संसद का ये जो बजट सत्र शुरू हुआ था उसके पहले ही दिन उन्होंने 2 बातें कही थी कि देखिए, लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, लेकिन एक बार हम संसद में जब बैठ जाते हैं तो देश सर्वोपरि होता है और हमें निष्पक्ष हो राय रखनी चाहिए। संख्या किसी की कम है या ज़्यादा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी सांसद चुन के आया है उसकी एक एक बात मेरे लिए मैं ध्यान से सुनूंगा और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज़ें हुई, मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा था, जाहिर सी बात है कि इस देश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, कहीं ना कहीं 5 साल में उन्होंने काम किया है, जनता ने उसको माना है। जो भी है, किया नहीं किया मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता, क्योंकि देखिए 2 चीज़ होती है, लाभ किसको मिलता है वो अंतिम जो वोटर है ना वही है। और जो ये नैरेटिव 5 साल चलता रहा कि कुछ इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो आप अब उसके बाद चलिए 5 साल चुनाव में तो कर लिया, लेकिन आगे भी आप यही कह रहे हैं। तो आज जो मोदी जी ने कहा कि इस देश के उस बहुसंख्यक मतदाता के विश्वास पर आप हमला कर रहे हैं, ये आप मोदी पर हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ कि उस आप आज भी उसको मानने को तैयार नहीं है कि उसके घर, किसी के घर में अगर शौचालय लगा है और आप यहाँ दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कोई काम 5 साल में नहीं हुआ, तो कम से कम ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो होती है वो घटना या वस्तु की होती है। अगर कोई चीज़ हुई है तो हुई है, उस पर कोई मतांतर नहीं हो सकता है। तो आज जो उन्होंने एक बात कही, सबसे बड़ी पीड़ा की बात मुझे, देखिए कल भी मैंने लोकसभा का सुना था और आज जो बात हुई, ये कहना कि बीजेपी जीत गई और देश हार गया, मैं समझता हूँ कि ये मतलब एक तरह से लोकतंत्र और इस देश के बहुसंख्यक वोटर का अपमान है, मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगा था कि ये जो नतीजा आए हैं उससे कोई सबक लिया होगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद है ये कहना कि वो जीत गया, पार्टी जीत गई लेकिन देश हार गया। मतलब कहीं ना कहीं से अभी भी आप सच को डिनाई, वो दिन चले गए जब पॉलिटिकल नैरेटिव से वोट लिए जाते थे, अब वो दिन आ गया है परफॉर्म करने के बाद अगर आप जाएंगे ज़मीनी हकीकत पर तो जनता आपके साथ खड़ी है। और जो आप बात कह रहे थे कि जो उन्होंने एक नारा दिया था, मोदी जी ने बहुत पहले भी कहा था
ये चुनाव से पहले पिछली सरकार के दौर में उन्होंने कहा था कि 42 में भारत ने गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 47 में 5 साल के भीतर भीतर आज़ादी हासिल कर ली। तो उन्होंने 17 में कहा था कि आज मैं 2017 में एक न्यू इंडिया की बात कर रहा हूँ और 5 साल 22 में होंगे। मैं इस 5 साल में हम ये अचीव कर लेंगे, आज नए भारत को बनाने जा रहे हैं और 22 में उसकी तस्वीर हम जनता के सामने रखेंगे 5 ईयर का। और आज भी राज्यसभा में अपने भाषण में उन्होंने इसका जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ उसमें जो बड़ी चीज़ है, देखिए लोकसभा में उन्होंने कहा था कि लोहिया जी कहते थे 2 चीज़ें इस देश की आधी आबादी को क्या है, उन्होंने कहा था पानी और पायखाना। देखिए बहुत लगेगा जैसे क्या बात है, लेकिन एक उसमें से मोदी जी ने 5 साल में पूरा किया, कुछ जो बाकी रह गया पूरा होगा। शौचालय ये हो चुका है। और दूसरा जो टारगेट मोदी जी बहुत बड़ा लेके जा रहे हैं, जो पूरा जिसको अभी आप लोग मतलब बहुत सारे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो है हर घर को पानी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति होगी अगर ये मोदी, और मैं मानता हूँ जैसे वो सफल हुए हैं वो सफल हो जाएंगे। तो बहुत सारे इस तरह के जो कार्यक्रम हैं लेके चल रहे हैं विज़न, ऐसे मौक़ों पर राजनीति से ऊपर उठ करके मुझे लगता है कि कोई एक काम कर रहा है उसमें सहयोग आप कीजिए, सहयोग की जरूरत थी। आप करें शरद, एक और चीज़ जो दिखती कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष ने जिन मुद्दों को उभारने की कोशिश की या जिनको विमर्श के जरिए राज्यसभा में या लोकसभा में रखा, लगता है कि दिशाहीन दिख रहा था या असल मुद्दों से कहीं ज़्यादा जो पुराने, मैं कहूँ वो मुद्दे 4 साल 5 साल पहले के थे वो रिपीटिशन था, आज कुछ बेहतर मुद्दों के साथ वो बात रख सकते थे, वहाँ वो चूक गए? विपक्ष ने जितनी भी बात की उसमें सब्सटेंस बहुत कम था। उन्होंने मुद्दे तो उठाए, उन्होंने लेटेस्ट मुद्दा जो बिहार का चमकी बुखार है वहाँ तक उठाया, और उसको प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में माना भी कि हाँ यहाँ पे हमसे कमी रही है, लेकिन हम उससे निपटने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन कुल मिला के जो विपक्ष का आक्रमण था इतना ज़्यादा नेगेटिव था, गंगा नदी और क्या क्या उन्होंने बोला है, तो उसको हम ऑन एयर नहीं बोल सकते। तो लेकिन ऐसी बातों को करके आखिर विपक्ष क्या जताना चाहता था? एक पार्टी है जो अपने सहयोगियों के साथ 540 में से 350 से ज़्यादा सीटें जीत के आई है, और आप उसको क्या क्या बता रहे हैं? तो मतलब आप उनकी जीत को मान के चल रहे हैं कि साहब ये गलत है, ये जीत होनी नहीं चाहिए थी। तो उसी चीज़ को आज प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, यानी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकल पाया विपक्ष, आपको लगता है? बिल्कुल, उनको समझना चाहिए कि भाई इतनी निगेटिविटी जो है, जो निगेटिविज्म है, जो उन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया हुआ है, तो उससे वो बाहर निकलें और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाएं। और जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भी कहा कि भाई आप अपना घर संभालिए, अपनी पार्टी खड़ी कीजिए नए सिरे से। आप ये समझिए कि आखिर लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, आपका काडर आपके साथ क्यों नहीं है। आप नए सिरे से काडर खड़ा कीजिए, आप नए सिरे से लोगों का विश्वास जीतिए। तो प्रधानमंत्री ने तो उनके लिए भी एक रोड मैप तय कर दिया कि मेरा ही नहीं, बीजेपी का नहीं, सरकार का ही नहीं, उन्होंने विपक्ष का भी एक रोड मैप तय किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि विपक्ष इस समय किस तरह से कट गया है, कल कहा था उन्होंने कि किस इतना ज़्यादा कट गया है कि वो अपनी जड़ों की उनको ध्यान नहीं है। वो अगर नीचे देखना चाहे इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि नीचे उनको ज़मीन ही नहीं दिखाई दे रही। तो सच है किसी हद तक। और आज उसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को कहा कि भाई आप कहते हैं कि देश हार गया, कि बीजेपी चुनाव ज़रूर जीत गई लेकिन देश हार गया। तो देश हार गया तो क्या वायनाड में हारा, या रायबरेली में हारा, या अमेठी में हारा? तो उन्होंने एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की कि भाई देखिए, आप हकीकत समझिए, जो चुनाव खत्म हो गया, आप उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और अब आप आगे अपना भी घर संभालिए और देश चलाने में हमारी मदद कीजिए। उन्होंने एक बार फिर कहा कि आपने जिस तरीके से 5 साल तक राज्यसभा को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप चीज़ों को विरोध कर सकते हैं लेकिन उसमें रुकावट नहीं पैदा कर सकते। और उन्होंने उस बात के लिए जिक्र किया कि प्रणब मुखर्जी ने कहा था, कांग्रेस के ही नेता थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि विपक्ष का काम विरोध करना होता है और सत्ता पक्ष का काम सरकार चलाना, सदन चलाना, लेकिन दोनों में से किसी को भी
काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, रुकावट नहीं डाल सकते। तो 5 साल तक जिस तरीके से राज्यसभा को रोका, तो उस चीज़ पे प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया आप देखिए कि आप रुकावट डाल रहे हैं, और इसी बात से लोग समझ रहे हैं कि आपने राज्यसभा में जो किया उस पर भी लोगों ने वर्डिक्ट दिया है। तो अब आप एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाइए, और जहाँ पे जो कानून बनने चाहिए उनको बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में कहूँ रोशन जो हुई है सदन की, और राज्यसभा में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के नेताओं ने भाषण दिए, उन्होंने अपनी राय जाहिर की, कमोवेश क्या ये कहा जाए कि अभी भी उस चुनावी हार या फिर ईवीएम या उन सब मुद्दों से अलग विपक्ष कोई दूसरे रास्ते पर चलता हुआ नजर नहीं आया, और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर दिखा आज। देखिए, जो आज प्रधानमंत्री के भाषण का सार देखें, वो बेसिकली एक गुस्सा था उनके अंदर, एक पीड़ा थी कि आपने पिछले 5 साल में राज्यसभा में करीबन 22 ऐसे विधेयक थे जो आपने पास नहीं कराए, और उसके कारण अब उन विधेयकों को दोबारा से पास कराने का प्रोसेस चलेगा। अब वो लोकसभा में आएंगे, वहाँ पास होंगे, स्टैंडिंग कमेटी को जाते हैं, क्या प्रोसेस उसका कितना लंबा होता है, कितने साल लगते हैं उनको पास होने, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। तो अगर वो पास आप कर देते पिछले सरकार में, पिछले 5 सालों में, तो शायद ये जो 22 विधेयक हम पास करेंगे उनके जगह कोई और उसमें नए कानून उसमें बनते। तो एक गुस्सा था, और उन्होंने कहा कि जो लोकसभा में लोग व्यवधान डालते थे उनका दंड मिलता था, और इस बार लोगों ने, जब आपने राज्यसभा में व्यवधान पहुंचाया तो आपको यहाँ का दंड दिया, और उसमें बड़ा उन्होंने गुस्सा दिखाया कि मुझे आज विदेश जाना था और हमें आज अपोजिशन के पास भीख मांगनी पड़ी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मुझे बोलने दीजिए, धन्यवाद प्रस्ताव पे मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझे विदेश जाना है। वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे कि आज प्रधानमंत्री बोले। तो एक गुस्सा उन्होंने दिखाया, और उसको जो हम जैसे हमारे पूर्व कह चुके हैं कि कांग्रेस को इतनी ऊंचाई पे चली गई कि उन्हें दिख नहीं रहा है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमारी ज़मीन कहाँ है। तो ये गुस्सा उन्होंने दिखाया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई, जैसे ईवीएम का आपने जिक्र किया कि जब तक आप जीतते रहे तब तक तो ठीक है। 113 चुनाव हुए जब से ईवीएम आया, 113 विधानसभाओं के चुनाव हुए, तब कुछ नहीं हुआ। उसमें कई पार्टी जीती हारी। 4 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, उसमें 2 कांग्रेस ने जीते, 2 उसमें बीजेपी ने जीते। तो जब चुनाव हो रहे हैं, स्मूथली हो रहे हैं, और जब एक पार्टी जीत रही है तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया और उनको आपको चेतावनी दी, आपको चुनौती दी कि इसको तोड़िए, आप इसको अब टेम्पर करिए, तब अब कोई नहीं आया। तो ईवीएम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे? ईवीएम पे गुस्सा निकाल रहे मतलब कि आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने इशू उठाया कि 1 इंडिया 1 इलेक्शन हो सकता है, और उन्होंने जिक्र किया उड़ीसा का। उड़ीसा के लोगों ने दिया इस बार, और आंध्रा के लोगों ने दिया। लोकसभा के लिए उन्होंने वोट डाला और विधानसभा के लिए वोट डाला, उसका उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया, हमें पुराना ओल्ड इंडिया चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कौन सा ओल्ड इंडिया आपको चाहिए? जिनमें लगातार घोटाले हुए वो वाला ओल्ड इंडिया चाहिए, या जिसमें लगातार काम हो रहे हैं वो वाला न्यू इंडिया चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर $5 ट्रिलियन की भारतीय इकोनॉमी हो तो वो उसके लिए किसको खुशी नहीं होगी? देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये न्यू इंडिया किसको नहीं चाहिए? बहुत सारे इशू उन्होंने उठाए, और मुझे लगता है कि इन जितने भी इशू थे उनके पीछे उनकी सबसे बड़ी जो पीड़ा थी कि राज्यसभा काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने ये बात लोकसभा में भी कही कि पहले लोकसभा में व्यवधान होता था, और लेकिन अब भूमिका बदल गई है, राज्यसभा में व्यवधान हो रहा है, और जो एल्डर हाउस जिसको कहा जाता था वो अब जो लोकसभा का काम था वो कर रहा है। ये बिल्कुल। और रामकृपाल जी, जब इस चर्चा में जो बात रोशन ने कही है बहुत है कि उन्होंने खास जोर भी दिया कि एक बिल को पास कराने में लंबा वक्त, एक लंबा प्रोसेस है, और उसके बाद राज्यसभा में जिस तरीके से बिल रुके या वो लैप्स हो गए, वो एक बहुत बड़ी पीड़ा एक सरकार के लिए होती है कि 5 साल के कामकाज के बाद पता चलता है कि 20 से 21 बिल लैप्स हो गए हैं। देखिए, जो रोशन जी कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। किसी भी लोकतंत्र में जो सीधे जनता के वोट से चुन के आते हैं उसको लोकसभा जो है, यानी लोकसभा जो एमपी सीधा डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहा है, जनता के वोट से सीधे चुन के आ रहा है, तो लोकसभा का जो नतीजा परिणाम आता है वो पूरे देश की सारी संस्थाओं के लिए एक संदेश देता है कि इस देश का जनमत क्या है और क्या चाहता है। मोदी जी का निवेदन आज यही था कि कम से कम लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत लेकर के हम आए हैं, तो जो देश की भलाई के लिए जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें तो सहयोग दीजिए ना।
लेकिन दुखद ये है कि हमारे यहाँ और बाकी दुनिया में भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं से मुझे लगता है, और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, कि कुछ पार्टियां और उनके लोग रिप्रेजेंटेटिव चूंकि उससे हुप से बधे होते हैं, उनकी अपनी हर पार्टी के ही मेंबर हैं ना, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वो कहते हैं कि जनता कोई भी फैसला देगी, व्हाट एवर, मैं इस पार्टी को अपोज मुझे करना ही है, उसका कोई भी काम होगा अपोज करना ही है। अब देखिए 2-3 चीज़ें उन्होंने कही जिसका कोई काट नहीं। उन्होंने कहा एनआरसी राजीव गांधी जी ने ये चीज़ असम अकॉर्ड में मानी थी, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो। यानी आज की जो सरकार कर रही है वो कोई सरकार ने समझौता नहीं किया, ये ऑलरेडी वहां से था। ईवीएम पर ये पूरा एक्ट लाइक कांग्रेस सरकार पुराने ये मैं समझता हूँ 84 या 85, 86 का जब भी है वहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी 90 से बाकायदा एक्ट लाया गया, इसके लिए तारीफ हुई, और उससे 100 से ऊपर विधानसभाओं के चुनाव उसी ईवीएम से हुए हैं, जिसमें बीजेपी कहीं मतलब ऐसा नहीं रहा उस दौर में चुनाव हुए हैं जब बीजेपी थी ही नहीं। और जो ये आज का रोना रोया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, मोदी जी ने कहा उल्टा उदाहरण है। और आप देखिए, हालांकि मोदी जी ने उसमें, मैं आपको 85 की बात बता रहा हूं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने ही थे, यानी 90 दिन के भीतर चुनाव हुआ कर्नाटक में, जिस कर्नाटक की जनता ने पार्लियामेंट के लिए राजीव गांधी को थम्पिंग मेजॉरिटी दी थी, उसी जनता ने अपने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को चुना। और अब देखिए उड़ीसा में चुनाव हुआ, उड़ीसा राज्य के लिए बीजेडी, और अगर पार्लियामेंट का देखें तो आप उसमें दूसरा, तेलंगाना में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए उठा करके, तो क्षेत्रीय पार्टियां तो जहां चुनाव हुआ जनता, तो एक बेसिकली क्या है कि अभी भी दिमाग में हम कि राजा हैं, और ये जो जनता है तो प्रजा है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, सोशली कॉन्शियस नहीं है। ये गलतफहमी हम कब तक पालेंगे? ये सन 1952 की जनता नहीं है, 2019 की जनता है। बहुत वो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसका हो चुका है बहुत आराम से, क्योंकि श्रम जो करता है, मैं हमेशा एक बात कविंद्र जी कहता हूँ कि जो प्रोडक्टिव लेबर से जुड़ा हुआ है उसको सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस का ज़्यादा पता होता है ना। तो ये जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि आप ये कट रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यही कहना पड़ रहा है कि वो लगातार, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि पक्ष भी है विपक्ष भी है, बाहर रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब सदन के भीतर आप आइए तो आप निष्पक्ष हो जाइए देश हित में, और निर्भीकता से अपनी बात कहिए, जो अच्छा होगा हम उसको करेंगे। दुर्भाग्य, हालांकि अभी शुरुआत है, और मैं मानता हूँ ऐसा, मैं आशावादी हूँ कि इस देश को, क्योंकि अगर आपको भविष्य में कभी सफल होना है तो मोदी जी ने जो ये करके दिखाया है, एक बात माननी पड़ेगी, जो परफॉर्म करेगा उसी का फ्यूचर है, जो परफॉर्म नहीं करेगा पॉलिटिकल नैरेटिव से कुछ नहीं होगा। और उन्होंने एक बात बहुत कल ही कही थी शायद, कि मैं किसी लकीर को मिटाने में यकीन नहीं रखता, मैं एक बड़ी लकीर खींचने में भरोसा करता हूँ। ये अपने आप में है कि अगर आपको आना है तो आप ये तय जान लीजिए। पिछले ही दिनों में एक बात आखिरी कहूँगा, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस देश के आने वाले समय में मोदी जी रख रहे हैं, क्या अपोजिशन एक एजेंडा आने वाले समय के लिए कोई चीज़ रख सकता है कि हाँ ये नहीं ये कीजिए, इस देश में चलिए, हम आपका साथ दे रहे हैं अगले 10 सालों तक। ये बहुत हम बड़ी एक बात भी नहीं, आप कहेंगे फलाना एक घटना हो गई, ढकाना एक घटना हो गई, जैसे इस मुल्क में बीजेपी के 2014 के पहले भारत में स्वर्ण काल था, और बिल्कुल जैसे कहते हैं कॉमन एजेंडा का जिक्र आपने किया, बहुत अहम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब राज्यसभा में आज कहा, और बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा कि 2 बड़े मौके हैं, जिसका जिक्र किया उन्होंने कि महात्मा गांधी की जो सती आने वाली है, और साथ ही साथ आज़ादी के 75 साल का जो मौका होगा उस पर 125 और 75 साल पे, इस मौके पर एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियां सेट कर सकती हैं एक साथ खड़े होकर, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव एक विचारधारा के साथ, मैं कहूँ कि विपक्ष साथ खड़ा हो सरकार की, उसका आह्वान। लेकिन इसकी कितनी गुंजाइश या उम्मीद आपको दिखती है, जो तेवर फिलहाल थे? अभी तो नहीं लग रहा, अभी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जिस तरीके के तेवर अभी पिछले दिनों भी कांग्रेस के थे,
विपक्ष के थे और जो अभी भी चल रहे हैं, तो कोई रद्दो बदल दिखाई नहीं दे रहा है कि विपक्ष ने कहीं कोई अपनी रवैये में कोई तब्दीली की हो। और प्रधानमंत्री जी उसको बार बार उन्होंने उस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया। जो परिवारवाद कह रहे थे, जैसे मैं अभी कह रहा था वायनाड और रायबरेली अमेठी की बात की उन्होंने, तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, कुछ नई स्कीमें भी शुरू की होंगी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान क्या एक बार भी मनमोहन सिंह सरकार का नाम लिया कि उन्होंने ये काम किया? क्या उन्होंने कभी भी पीवी नरसिम्हा राव के 5 साल के कार्यकाल का कोई काम गिनाया कि साहब ये काम हमने किया था? तो इस तरीके से नहीं चलेगा कि काम कोई करे और श्रेय आप लें। तो ये विपक्ष की अभी खासतौर से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी है कि वो परिवारवाद से नहीं निकल पाया है, और जो जब तक वो इस कमी से पार नहीं पाते और दूसरा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल नहीं अदा करते, तो सिर्फ अगर नकारात्मकता पर चलते रहेंगे तो लोगों ने जिस तरीके से अभी उनको नकारा है, यही मेरे ख्याल से आगे भी रहने वाला है। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं भाई, आप मोदी विरोध पर कब तक, और आपके पास अल्टरनेटिव एजेंडा क्या है? आप जब तक लोगों को अपना अल्टरनेटिव एजेंडा नहीं बताएंगे, तो इस चुनाव में जो भी था तो उनके पास सिर्फ एक चीज़ कहने को थी कि साहब 72,000 रुपये साल का हम आपको एक अमाउंट देंगे। तो लेकिन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? अचानक वो जादूगर के हैट की तरह से उसमें से खरगोश निकाल दिया। तो लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने भरोसा किया कि जो चीज़ अपने हाथ में मिल रही है, मिल चुकी है, तो उस पर भरोसा किया। तो ये भरोसा जगाना पड़ेगा विपक्ष को, और जब तक विपक्ष लोगों के बीच में ये भरोसा नहीं जताएगा, ये पैदा नहीं करेगा भरोसा, तब तक उसका ऐसा ही हाल रहने वाला है। और जब तक विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ, जैसे आपने जो दो उदाहरण दिए कि सब 75वीं जयंती है स्वतंत्रता संग्राम की, स्वतंत्रता दिवस की, और 150वीं वर्षगांठ महात्मा गांधी जी की, तो ये दोनों राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। कम से कम इन पे तो, और महात्मा गांधी उन्होंने कहा भी कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो कम से कम महात्मा गांधी की कार्यक्रम में तो आप सरकार के साथ आइए। स्वतंत्रता दिवस भी उसमें कांग्रेस कहती है कि साहब हमारे आंदोलन की वजह से स्वतंत्रता मिली, तो उसमें तो आप साथ दीजिए सरकार का। लेकिन जब आप पूरा विरोध पे ही जुटे हैं तो कैसे होगा? रोशन, एक आखिरी कमेंट चाहूँगा कि सकारात्मक एजेंडा विपक्ष की ओर से अब तक नज़र नहीं आ रहा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि आप आइए और बताइए, उस पर साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का, और जो एक बड़ी टीस सरकार की रही है राज्यसभा में विपक्ष का जो अवरोध रहा है या बिलों को पास कराने को लेकर, उसके चलते कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखता है रवैये में या फिर एजेंडे में? देखिए, अभी तक जो नई सरकार का अभी तो पहला सत्र है, तो अभी तक जो हम 2-3 दिन की बात करें उसमें इतना नहीं दिखा। पर जो आपने बात की कि क्या भविष्य में, तो जो आंकड़े आ रहे हैं और जो चुनाव के कार्यक्रम हैं, 2020 में जाके वहाँ पे बीजेपी का बहुमत होगा। अभी बीजेपी सबसे बड़ा दल है, 71 उसकी सीटें हैं, और कांग्रेस की जो सीटें थी वो घट के करीबन 45 पे आ गई हैं। तो कांग्रेस नीचे ही जाना है कांग्रेस को, क्योंकि अब 3 राज्यों को हम छोड़ दें तो 3-4 राज्यों को तो कांग्रेस का है नहीं। तो 2020 के बाद थम्बिंग मेजोरिटी वहाँ पे एनडीए की होगी राज्यसभा में, तो फिर सरकार को बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या हम कॉमन एजेंडा कर सकते हैं, अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल है। आयुष्मान भारत है, वो देश के हर नागरिक के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन्होंने उसको लागू नहीं किया। जो किसान का जो निधि, किसान निधि का जो प्रधानमंत्री ने योजना निकाली थी 6,000 रुपये देने की, वो भी कांग्रेस जो राज्य हैं उन्होंने उसको लागू नहीं किया। तो जब आप सेंटर की स्कीमें लागू नहीं करेंगे तो कॉमन एजेंडा कैसे होगा? आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर $5 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी होगी, किसको बुरा लगेगा? और उसमें सब लोग सहयोग करेंगे। जो भाजपा के शासित राज्य हैं वो करेंगे, जो कांग्रेस के शासित राज्य वो करेंगे, जो दूसरे दलों के करेंगे, सब मिल के करेंगे, टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने जो अहंकार हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और वो अहंकार तब छोड़ेंगे जब हम राजनीति अपने दिमाग से निकालेंगे। अभी हम 5 साल के लिए सरकार में आ चुके हैं, 5 साल बाद ही चुनाव होंगे ना, तो कम से कम हम
4 साल 3 साल तक तो कॉमन एजेंडे पे काम कर सकते हैं, उसके बाद तब आप राजनीतिक एजेंडा को अपनाइए। लेकिन जब ये सरकार 5 साल के चुन गई है तो आप कम से कम देश हित में काम करिए। ये एक संदेश था और मुझे लगता है इस संदेश पे सभी को काम करना चाहिए। देखना अहम होगा कि इस पूरे सत्र में किस तरीके से सहयोग मिलता है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।